करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा था और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। जनरली जब हम कोई भी वीएम प्रोविजनिंग करते हैं या हमारे पास जब इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं और कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें इसमें करना क्या है, और एक्चुअली हम करते भी हैं तो कुछ मिस्टेक्स के कारण और हमारे यूज़र्स का डेटा लॉस हो जाता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था बेसिकली। तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि ये मेरे एक वीएम पाइथन के नाम से बनी हुई वीएम है। और जिस वीएम का बेसिकली मैं बात करता हूँ, ये लोकेशन देखें तो ईस्ट यूएस में बनी हुई है और ये मैंने पब्लिक आईपी असाइन किया हुआ है, और इस पब्लिक आईपी के साथ में इसको यानी इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और ये मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी है ये जो है, और ये सब्सक्रिप्शन नेम भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि मैंने इसको वीनेट जो क्रिएट किया है और उसमें सबनेट के थ्रू ये असाइन किया है। और यदि मैं बात करता हूँ साइज और सीरीज की, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम कोई भी वीएम होती है और उसको जब क्रिएट करते हैं तो वाइल द क्रिएशन उस वीएम में बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सीरीज की बनाई हुई है। जैसे किस सीरीज की आप रिसोर्सेज यूज करना चाहते हो, जैसे ये स्टैंडर्ड D2S V3 है। अब स्टैंडर्ड D2S V3 की बात करें तो स्टैंडर्ड D2S V3 में बेसिकली 2 CPU असाइंड है और रैम असाइंड है इसमें 8 GB। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है रैम वीसीपीयू को 1 वीसीपीयू कर लो कस्टमाइज करके और आप रैम को 16 GB कर दो, क्योंकि एक दूसरे की डिपेंडेंसी होती है। वीसीपीयू की जो डिपेंडेंसी होती है रैम पर होती है और रैम की वीसीपीयू पर होती है। तो क्योंकि आपने पता चला वो इसलिए किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे उनका मान लो सर्वर स्लो चल रहा है, अब उनका वीसीपीयू जो है वीसीपीयू तो 2 वीसीपीयू है ओनली, और उन्होंने यहाँ पे बेसिकली 32 GB रैम कर दी। अब फिर भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस स्लो आ रहा है। अब परफॉर्मेंस तो स्लो आएगा कि जिस मान लो वीएम्स के वीसीपीयू 2 ही है और रैम उसकी आपने 32 GB कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सीपीयू भी बढ़ने चाहिए, तभी आपका जो है कंपेटेबिलिटी एक दूसरे की सही रहेगी और आपके रिसोर्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि जैसे मैं जाता हूँ प्राइस कैलकुलेटर पे। अब प्राइस कैलकुलेटर बेसिकली होता क्या है, प्राइस कैलकुलेटर में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है, मैं अभी अपना अजोर रिसोर्सेज या यूज़ कर रहा हूँ, उसकी मैं कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप सिंपल गूगल पे जाके और आप प्राइसिंग कैलकुलेटर अजोर प्राइसिंग कैलकुलेटर डालेंगे तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि अब जैसे मैंने प्राइस कैलकुलेटर ओपन किया, और प्राइस कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्चुअल मशीन पे, वर्चुअल मशीन में सिलेक्ट करूँगा। अब वर्चुअल मशीन में सिलेक्ट करने के बाद आप भी जानते हैं कि रिसोर्सेज आपको जो है ये चेक करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट बोले तो जो आपका जो कोई भी एप्लीकेशन उस सर्वर पर आप इंस्टॉल करोगे वो उसको लिए जो है सीपीयू कितने सही रहेंगे, मेमोरी कितनी ठीक रहेगी, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे यहाँ आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस रीजन में चाहते हो, क्योंकि जो प्राइस होते हैं वो रीजन पे भी डिपेंड करते हैं। और प्राइस जो सर्विसेज और जो भी रिसोर्सेज हैं अजोर के, वो आपके रीजन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी किसी रीजन में वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, या होती है तो उसके प्राइस उस रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ ये आवरली बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो ये D2V3 है जिसमें 2 वी 8 GB रैम है और इसमें आपको मिल रहा है 50 GB टेम्परेरी स्टोरेज। अब टेम्परेरी स्टोरेज की हम बात करते हैं तो टेम्परेरी स्टोरेज एक वो स्टोरेज होता है जिसमें आप टेम्परेरी डेटा असाइन कर सकते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पर 2 वी है। अब आपकी रिक्वायरमेंट जो मैं बात कर रहा था कि आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको जो है 14 GB रैम चाहिए और 2 कोर्स चाहिए। तो
इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे 135 GB टेम्परेरी स्टोरेज। यहाँ पर आपका टेम्परेरी स्टोरेज बढ़ गया। अब मैं इस पे बात करता हूँ DS14 सीरीज में आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा 4 vCPU असाइंड है, 112 GB रैम असाइंड है और 224 GB इस पे टेम्परेरी स्टोरेज असाइंड है। अब आप चाहते हो कि मुझे vCPU बढ़ाना है, vCPU बढ़ाना है। vCPU में आपका 8 vCPU के साथ में 112 GB रैम असाइंड है। तो यहाँ पर इन्होंने टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, जैसे ये 16 vCPU के साथ 112 GB रैम है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप सीरीज में आप रैम केवल चेंज कर सकें और CPU वही बना रहे, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि वो उस टाइप का टेम्पलेट्स अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था टेम्परेरी स्टोरेज की। टेम्परेरी स्टोरेज में बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेरी स्टोरेज में जो भी डेटा होता है वो टेम्परेरी बेस के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इस डेटा की कोई रिकवरी नहीं होती। अब वो जनरली हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं, मान लो जैसे 224 GB आपके ड्राइव को डेटा मिला हुआ है। अब 202 GB जो मिला है आपको, मान लो ये आपका एक VM है। अब इस VM को 224 GB जो डिस्क आपने अटैच की है, ये डिस्क आपकी तभी तक रहेगी जब तक आपका वो टेम्पलेट बेसिकली अटैच्ड है। तो इसके लिए आप कोई परमानेंट कोई डेटा है वो अटैच नहीं कर सकते। मान लो रात में कोई ऑन कॉल आ गया आपके पास, आपका पता चला ये जो मेन ड्राइव है, मेन ड्राइव फुल हो गया। अब मेन ड्राइव फुल हो गया तो अब आप क्या करेंगे कि रात में डिस्क बढ़ाने के लिए आपको पता चला कि आपको राइट्स नहीं है और आप टाइम भी ज़्यादा लगेगा, राइट्स हैं भी तो आपको डिस्क स्पेस बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, कुछ लॉग्स वगैरह का डेटा जो है वो उठा के और आप इस टेम्प जो ड्राइव है आपका, टेम्प ड्राइव में मूव कर देंगे यहाँ पर। तो जो और मॉर्निंग में आके अपना ये जो है प्रॉपरली डिस्क वगैरह आप इसमें अटैच कर लेंगे और डेटा को प्रॉपर अलाइन कर लेंगे। और तो मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जैसे ही मैं यदि ये सीरीज चेंज करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा अभी ये VMS पाइथन नाम से एक VM है और इसमें मैंने बताया था कि आपको ये अभी स्टैंडर्ड D2S V3 2 vCPU 8 GB मेमोरी वाली टेम्पलेट चल रही है। यानी रिसोर्सेज जो मिले हुए हैं मेरे वो 2 vCPU और 8 GB मेमोरी दिया हुआ है। अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है, मेरा यूज़र से रिक्वेस्ट आता है, वो बोलता है कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे 16 GB रैम चाहिए। अब 16 GB रैम चाहिए तो आपको 16 GB रैम के लिए आपको सबसे पहले टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे D2S V3 है तो आप यहाँ जाओगे D2S V3। सबसे पहली चीज़, आप असाइन करने से पहले उसके प्राइस भी देख सकते हैं कि कितना चार्ज लगेगा। जैसे D2S V3 में 8 GB रैम के साथ 16 GB टेम्परेरी स्टोरेज मिल रहा है और आपको ये हाईएस्ट है, ठीक है। अब आप इसमें कोई और के लिए जाते हैं तो इसमें आएंगे आप, जैसे अब 14 GB रैम के लिए। अब 14 GB रैम के लिए आपका ये हो गया, जैसे 2 कोर्स और फिर 14 GB रैम है। यदि आपको कोर्स भी बढ़ाने हैं, अपने vCPU भी बढ़ाने हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं 8 कोर्स 14 GB रैम और जिसमें आपको 605 GB टेम्परेरी स्टोरेज मिल जाएगा। और 2 कोर्स और 14 GB रैम 135 GB टेम्परेरी, इसमें थोड़ा सा लेस मिलेगा बट आपके vCPU हैं वो 2 कोर्स ही रहेंगे। तो इस आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरी सीरीज है A5। अब A5 सीरीज में मैं जो है 2 vCPU मिलेंगे मुझको और 14 GB रैम मिलेंगे और मेरी मंथली कॉस्ट जो आएगी $240 पर मंथ आती है। बाकी इसमें डिपेंड करता है कि आप बैंडविड्थ भी ऐड कर सकते हैं, बैंडविड्थ किस रीजन से किस रीजन के लिए डेटा ट्रांसफ़र रहेगा, वो जितने भी आप रिसोर्स ऐड करेंगे और उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस बढ़ते जाएंगे। इसमें भी जैसे मैंने अभी पे एज यू गो मॉडल सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जैसे यदि मैं चला जाता हूँ 1 ईयर रिजर्व डिस्टेंस पे, यदि मैं 1 ईयर रिजर्व डिस्टेंस पे जाऊँगा तो रिजर्व डिस्टेंस में बेसिकली क्या होगा, मुझे प्राइसेस जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। और जैसे ये हो गया अजोर हाइब्रिड बेनिफिट, अजोर हाइब्रिड बेनिफिट में अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चूज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग। अजोर हाइब्रिड बेनिफिट में ये होता है, जैसे आप सपोज
आपका कुछ इन्वायरमेंट ऑन प्रेम पर भी है और आपका क्लाउड पर भी है, और आपके पास ऑन प्रेम पर लाइसेंस अवेलेबल है और कुछ वीएम्स आपकी जो है क्लाउड में भी चल रही हैं। तो सच टाइप ऑफ बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है कि आप उनके ऑन प्रेम पर भी कस्टमर हैं और क्लाउड के भी कस्टमर हैं, तो उसमें वो इसको बोलते हैं अज्योर हाइब्रिड बेनिफिट बेसिकली। तो अब जो मेन मुद्दे पर आते हैं हम, जो मैं कि बताना चाह रहा था आपको कि जैसे मैं चेंज करूंगा, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट आ गई कि अब आपको जो है मुझे इसमें या रैम कम करना है, मान लो रैम मुझे 4 GB मेमोरी करना है, मेरा काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, साइज़ पर जाऊँगा और साइज़ पर जाकर देखूंगा, क्योंकि अभी देखो मेरी वीएम स्टॉप है और वीएम स्टॉप है, और मैं साइज़ में यहाँ पर सीरीज़ देख लूँगा कि सीरीज़ में 4 GB रैम किस में आ रहा है। तो 4 GB रैम देखो इसमें आ रहा है B2S सीरीज़ में। अब आपको रिसाइज करना है तो आप यहाँ पे रिसाइज कर देंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपकी प्रोडक्शन मशीन है और प्रोडक्शन मशीन यदि आपकी चल रही है और आपसे कोई बोलता है कि मुझे आप ये वाला साइज़ अलोकेट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो है रिसोर्स के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जा रही है और इतना मेरा यूटिलाइज नहीं है, ये अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स है मेरे, और इस वजह से मैं जो है इसको 4 GB रैम कम करना चाहता हूँ। तो आपने यदि इमीडिएट रनिंग वीएम पर ये रिसाइज कर दिया तो वो वीएम रिबूट हो जाएगी। तो इस वजह से सेफर साइड सबसे पहले आपको प्रॉपर डाउन टाइम लेना होगा कस्टमर से, कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी वीएम और एप्लीकेशन इंटरप्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से आप प्रॉपर वीएम का शटडाउन लेंगे। शटडाउन लेने के बाद आप तब इसको जैसे ही रिसाइज करेंगे तो ये रिसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि अभी यहाँ पर फेल दिखा रहा है, ये वो बता रहा है इज नॉट अलाउड टू ऑन वीएम्स पाइथन। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, अभी मेरी वीएम जो है पावर ऑफ है, ठीक है, तो मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। और पावर ऑन करने के बाद मैं इसको जैसे ही मेरी वीएम्स पावर ऑन हो जाएगी तो मैं पावर ऑन के बाद एक और मैं बात बताना चाहूँगा, वो प्रॉपर शटडाउन जरूर होती है। ये ध्यान रखना कि आपकी वीएम जो है शटडाउन जरूर होगी जैसे ही आप रिसाइज के लिए सिलेक्ट करेंगे, और रिसाइज करने के बाद जैसे आप इसको रिसाइज करेंगे और वही प्राइस आपको उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ इसमें, जैसे जो क्या अभी कॉस्ट आ रही है वो क्या रहेगी बेसिकली। जैसे ये है, ये कॉस्ट भी सामने आती है, ये देख रहे हैं आप ये किस सीरीज़ की क्या कॉस्ट है। जैसे ये है 4 GB वाली है, मेरे इसमें 2187 रुपीज़ मंथली कॉस्ट जा रही है, और इसमें 8 वाले में जा रही है मेरी 5048.93 रुपीज़। तो यानी हाफ कॉस्ट, जैसे ही मैं रैम 4 GB कर लूँगा तो कम से कम मेरी जो है हाफ कॉस्ट हो जाएगी और मैं अपने जो है रिसोर्सेज की कॉस्ट सेविंग कर सकता हूँ। तो अब जैसे मैं इसको, पहले मेरी 8 GB चल रही थी, अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, मेरी वीएम भी स्टार्ट हो गई होगी। तो मैं जहाँ जाऊँगा रिसाइज करूँगा इसको, और रिसाइज करने का कुछ एरर ऑपरेशन वीएम अलाउड ऑन सिंस द वीएम इज जनरलाइज्ड। ओह सॉरी, मैंने इस वीएम को जनरलाइज कर दिया था, एक्चुअली मैंने इमेज जो है इसकी कैप्चर की थी, तो इस वजह से ये जनरलाइज हो गई है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप जो है जब भी करेंगे तो ये ध्यान जरूर रखेंगे कि एक तो टेम्परेरी स्टोरेज में जो डेटा है वो उसके लिए यूजर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अपना जो डेटा सेव्ड है आपका टेम्परेरी स्टोरेज में जो मिला हुआ है आपको माइक्रोसॉफ्ट से, उससे आप जो है उसको कहीं दूसरी जगह मूव कर लें, क्योंकि रिसाइज होने के बाद रिसोर्सेज आपको जो है डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आज के बारे में मैं यही जानकारी देना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, आप वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।